रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में ही काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काटकर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी? लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे।
कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी। राधिका बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया, बर्गर कितने का दिया? 10 रुपए का आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपए का है। 10 रुपए वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगाकर दो तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी, मुझे पनीर वाला खाना था। भैया, ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी, 15 रुपए में अब इतना ही पनीर मिलेगा। हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली, और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर? बर्गर वाले की ये बात राधिका के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में हरीश की मदद कर सकूंगी। और फिर बर्गर बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माजी और हरीश से इस बारे में बात करती हूँ। राधिका हरीश और सास से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो, कर लो बात राधिका बहू, अब तुम भी बच्चों सी बात कर रही हो। पता है हम औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा लें, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूं तो इससे हरीश को भी पैसों में मदद मिलेगी। मुझे 15 दिन तक बच्चों की 6 महीने की फीस जमा करनी है। हरीश की सैलरी घर के किराए और खर्च में लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, राधिका का मन है तो मुझे लगता है हमें राधिका को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है? फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। हरीश राधिका को 2000 रुपए देता है, पर उतने में तो बस थोड़ा ही सामान आ पाता है। राधिका परेशान हो जाती है। हरीश ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 का। अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए राधिका को उधार में सामान लेना पड़ा। राधिका ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। राधिका शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो माँ जी और हरीश मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। राधिका अभी ये सोच ही रही थी, तभी वहां एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? रुको, मैं अभी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाया करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। राधिका घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा लेती है 2 से 3 हजार रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं। हम सब ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना,
और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। राधिका अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है तो वो उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार पर ठेला दे रहा हूँ है। 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और उधार दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूं? हरीश से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी तो पहले ही मेरे काम के खिलाफ हैं। पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। राधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाए। तभी नमस्ते जी, मैं पीछे वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको ये बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरी सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहां मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सकें तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहां पहुंचना है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है उनके बच्चे का जन्मदिन है, वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को काम पर लगा देता हूं जो आपकी इस काम में मदद करेगा। ये 5000 रुपए आप एडवांस रखो, बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति मानो राधिका के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। राधिका की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को राधिका का काम इतना पसंद आता है कि वो राधिका के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। राधिका अब एक बर्गर की दुकान चलाती थी। राधिका की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और हरीश बहुत खुश थे।